Hello students, today we are going to talk about with our second concept video which is involving the respiratory system in humans. लास्ट वीडियो में बंगाली में बोला था, इस वीडियो में एटलीस्ट मैं हिंदी में बोलूंगा, जिसे बंगाली नहीं समझ में आता है तो शायद उन लोगों को थोड़ा ख्याल हो जाए। अब देखो, ये जो डायग्राम दिख रहा है यार, इस डायग्राम को हम लोग डिकोड करेंगे, एनसीईआरटी का डायग्राम है, स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे कैसा होता है ये चीज। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस हम लोग बोलते हैं, द फर्स्ट थिंग वेयर इट स्टार्ट्स, हम लोग ने एनसीईआरटी में बोला है द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस स्टार्ट्स विद दिस एक्सटर्नल लेयर्स। ये एक्सटर्नल लेयर्स को हम लोग और एक नाम बोल सकते हैं, दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स। अब इस नॉस्ट्रिल्स के बाद ये एयर कहां पे जाएंगे? ये जो पूरा चेंबर देख रहे हो, इस पूरा चेंबर का नाम क्या है? नेजल चेंबर या फिर नेजल कैविटी। अबे बहुत गौर करने वाला बात यहाँ पे वो क्या है? ये नेजल चेंबर या फिर नेजल कैविटी का अगर जब भी बात करेंगे तब ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। देख पा रहे हो यहाँ पे, you can see over here the first part, the middle part and the latter half of this nasal chamber. ये फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या मानेंगे? The first anterior part of this nasal chamber, we call it vestibular chamber. Now this is the first part. It acts as the first line of air filtration. एयर जैसे ही पहले आएगा नाक के अंदर, फिर वहां से नेजल चेंबर के अंदर जाएगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेजल चेंबर, द वेस्टिबुलर रीजन, एक्ट्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ एयर फिल्ट्रेशन। दूसरा हाफ का यहाँ पर बात करते हैं, इसको बोलते हैं द सेकेंड एंड दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नेजल चेंबर। इसको बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी चेंबर। वी कॉल दिस एज द रेस्पिरेटरी चेंबर। एंड द थर्ड पार्ट यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी चेंबर। नाउ ये ऑल्फैक्टरी चेंबर में कुछ खास चीज होते हैं, इसमें रहते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। हम लोगों को सबको पता है कि ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इज प्राइमरी कंसर्न विद द मैकेनिज्म ऑफ स्मेलिंग। कुछ भी चीजें हम लोग को सूंघने में आ रहा है ना, तो नेजल चेंबर में ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है बोल के हम लोग को सूंघने में आ रहा है। तो ये नेजल चेंबर का जो तीनों हाफ जब कवर करेंगे, द फर्स्ट हाफ इज कॉल्ड द वेस्टिबुलर वन, द एंटीरियर टिप। द सेकंड हाफ, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नेजल चेंबर, दैट इज द रेस्पिरेटरी पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज द ऑल्फैक्टरी पार्ट, व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, which is primarily involved in the mechanism of smelling, includes the 3 part of the nasal chamber. तो कहां तक आए? एक्सटर्नल लेयर्स, जिसको नॉस्ट्रिल्स भी बोल सकते हैं, वहां से एयर आ गया नेजल चेंबर में, और नेजल चेंबर का फर्स्ट पार्ट कहां पे है? वेस्टिबुलर, सेकेंड पार्ट रेस्पिरेटरी, फिर आ गया ऑल्फैक्टरी। अब देखो जो यहां पे हम पॉइंट किए हैं ध्यान से, दिस इज कॉल्ड एज ए नेजोफेरेंक्स। फेरेंक्स का 3 हिस्सा होता है, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरिंगोफेरेंक्स। जब नेजल चेंबर डाउनवर्ड प्रोग्रेशन कर रहा है टुवर्ड्स ऑल्फैक्टरी पार्ट, तब यहां भी दिखने को मिल रहा है क्या हम लोगों को? नेजोफेरेंक्स। तो एयर कहां पे आया? इसके बाद इट कम्स टू द नेजोफेरेंक्स। अब नेजोफेरेंक्स के आने के बाद वो एयर कहां पे आएगी? दिस एयर कम्स टू द बकल कैविटी। ये पूरा क्या जगह है? दिस इज कॉल्ड एज द बकल कैविटी। दिस इज द बकल कैविटी। अब बकल कैविटी में देखो, फेरिंग्स का और 2 रीजन है, बिकॉज हम लोग जानते हैं फेरिंग्स कोई ऑर्गन नहीं है, फेरिंग्स एक स्पेस है या फिर एक रीजन है। समझ रहे कि ये कोई भी ऑर्गन नहीं,
बट रेस्पिरेटरी पाथवे में फेरिंग्स का काम है बिकॉज वो पाथवे में इंक्लूडेड है। अब देखो बकल कैविटी में जबकि एयर नेसोफेरियस होके आया, यहाँ पे और दो फेरिंग्स का यहाँ पे इंडिकेशंस है। यहाँ पे जो फेरिंग्स दिख रहा है टुवर्ड्स द माउथ, इट इज कॉल्ड एज द ओरोफेरिंग्स। Oro is a word which is associated with mouth. अब उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पार्ट ऑफ द फेरिंग्स दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैरिंगोफेरिंग्स। Why it is called as the laryngopharynx? Because इसका एक कारण है, because it is absolutely nearby to the larynx. अब ये जो larynx है दिख रहा है, जो हम लोग पिंक में इंडिकेट किए हैं, दिस इज द larynx. दिस इज द larynx. अब एयर कहां पे आया देखो, पहले से स्टार्ट करते हैं नॉस्ट्रिल्स से नेजल चेंबर का फर्स्ट पार्ट में आएगा वेस्टिबुलर, सेकेंड पार्ट में आएंगे रेस्पिरेटरी, थर्ड पार्ट में आएंगे ऑल्फैक्टरी। उसके बाद कहां पे आएगा नेजोफेरिंग्स, फिर बकल कैविटी में एंटर किया एयर, फिर बकल कैविटी में दो पार्ट ऑफ द फेरिंग्स फिर से है, कौन कौन सा देखो, ओरोफेरिंग्स, एंड टुवर्ड्स द लैरिंक्स कौन सा है? लैरिंगोफेरिंग्स। अब गौर करने वाला बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये एयर इधर तक कहां पे जाएगा? ये लैरिंग्स को सरपास करके, ध्यान से देखना, ये लैरिंग्स को सरपास करके ये जो ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप है, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, वी कॉल इट एज अ ट्रैकिया, एंड द ओपनिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? कैन यू टेल मी? द ओपनिंग इज कॉल्ड एज द ग्लॉटिस। तो एयर कहां पे गया? इसके बाद ग्लॉटिस पे गया। अब देखो वो इस ग्लॉटिस के ऊपर कौन सा है? लैरिंक्स, उसके ऊपर बोलते हैं एक्चुअली, बट यहाँ पे दिखने में आ रहा है और एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है? दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। जब भी हम लोग सांस लेते हैं ना, तो हम लोगों को बोला जाता है एपिग्लॉटिस shuts down, right? Like this. We always been told like this. But we do not try to understand why does it shut down. ये कोई मतलब कोई गेम चल रहा है क्या? खाना खा रहे हैं, फट करके बंद हो गया, फट कर खुल गया, ऐसा कुछ होता है ना बाबा? ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज जो मुझे जानते हैं, मेरा बहुत एक बात बोलता हूँ कि जूलॉजी एक बहुत ही स्पेसिफिकली फिजियोलॉजी बहुत ही वॉलेटाइल सब्जेक्ट है। हर एक चीज के पीछे ना एक रीजन है। तो तुम लोग जब खाना खा रहे हो ना, उसको बोलते हैं क्या? जब स्वॉलोइंग कर रहे हो, उसको बोलते हैं डेग्लूटेशन। इन कॉमन टर्म्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्वॉलोइंग। नाउ ड्यूरिंग दिस स्वॉलोइंग बहुत इंटरेस्टिंग सा एक चीज होता है, हम लोग का जो ब्रेन स्टेम है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये ब्रेन स्टेम से सिग्नल आउट करते हैं कुछ क्रेनियल नर्व्स को। कौन कौन सा क्रेनियल नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है? हाइपोग्लॉसल, ट्राइजेमिनल एंड वेगस। ये एक ऐसा मैकेनिज्म करेंगे ना, ये जो फ्लैप दिख रहा है ना, ये भाई कॉन्सेप्ट दिस पार्ट इज द व्हाट? दिस पार्ट इज द ग्लॉटिस। इसके ऊपर फ्लैप है एपिग्लॉटिस। जैसे पीछे से हम लोगों का मेडुला ऑब्लोंगाटा से सिग्नल आया, किसको दिया? क्रेनियल नर्व्स को दिया। कौन कौन सा क्रेनियल नर्व? ट्राइजेमिनल, हाइपोग्लॉसल, वेगस। इमीडिएटली वो सिग्नल करेंगे एपिग्लॉटिस को कि भैया तू बंद हो जा, नहीं तो खाना ट्रैकिया के अंदर घुस जाएगा और वो लंग्स में भी चला जा सकता है, एंड दैट विल गिव राइज टू अ कंडीशन नोन एज एस्पिरेशन। ये प्रॉब्लम हो जाएगा। सो एपिग्लॉटिस मतलब खुद ब खुद नहीं बंद होता है, उसका पूरा सिग्नल मैकेनिज्म हुआ, तब जाके ड्यूरिंग स्वॉलोइंग एपिग्लॉटिस बंद हुआ, एंड दैट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनसाइड द ट्रैकिया। इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर, राइट, गुड। सो इसके बाद क्या होगा? ध्यान से देखो, ये एपिग्लॉटिस से जैसे विंड अंदर की तरफ आया ट्रैकिया के अंदर, वी कॉल दिस एज द ट्रैकियल चेंबर, and all through this tracheal chamber we can see some sheet-shaped cartilage like this. Like this. And if you see this sheet-shaped cartilage, how does it look like? If I am considering this is a trachea, right? ध्यान से देखो, this is a trachea. अब ये C-shaped cartilage ऐसा करके है, like this.
तो ये अगर वेंट्रल सरफेस हुआ, इट इज वेंट्रली कंप्लीट, बट डॉर्सली देखो ये इनकम्प्लीट। ध्यान से देखो, ये वेंट्रली कंप्लीट दिख रहा है लेकिन डॉर्सली देखो ये इनकम्प्लीट। इसका पीछे एक रीजन है। क्यों सर? ये कैसे रीजन है? जैसा हम हो गया नहीं होता है बाबा। फिजियोलॉजी ठीक से नहीं समझोगे ना, ऊर्जा को लिटरली भूल जाओ। सिंपल बोल रहा हूँ, ये मैंने बहुत, जो भी मुझे जानते हैं, मैं मजाकिया हूँ, बट फर्स्ट मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो थोड़ा सीरियसली बोलता हूँ, बट मैं बहुत मजाकिया हूँ, जो मुझे जानते हैं। क्यों होता है ये वेंट्रली कंप्लीट एंड डॉर्सली इनकम्प्लीट? व्हाई? दिस इज द विंड पाइप। इसके पीछे है कौन पता है? इसोफेगस। तो तुम खुद सोचो, इफ दिस इज द विंड पाइप, दिस इज द इसोफेगस, ऐसे करके चिपके हुए हैं, और सामने से जो शीशे कार्टिलेज कंप्लीट लग रहा है, वो पीछे से कैसे कंप्लीट होगा? नहीं होगा ना। सो दैट्स व्हाई इट इज डॉर्सली इनकम्प्लीट एंड वेंट्रली कंप्लीट द सी शेप कार्टिलेज। और ये टोटल नंबर ऑफ सी शेप कार्टिलेज कितना होते हैं बाबू? ये सी शेप कार्टिलेज कितना होता है टोटल नंबर? एनीवन? ये सी शेप कार्टिलेज, इसको बोलते हैं क्या? डॉर्सली इनकम्प्लीट बट वेंट्रली कंप्लीट। कोई भी तुमसे पूछ लेगा कि डॉर्सली इनकम्प्लीट क्यों है सर? ना कि बाबा विंड पाइप के पीछे इसोफेगस है, तुम जोर जबरदस्ती कुछ घुसा नहीं सकते हो, समझे ना? मैं कुछ तो समझो, कुछ घूमा दिया। और ये एक्चुअली हम लोग को हेल्प करता है, बिकॉज इट एक्चुअली प्रिवेंट्स द ट्रैकिया ऑफ द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। जोर जबरदस्ती अगर ये शीशे कार्टिलेज, ध्यान से समझना, जोर जबरदस्ती ये शीशे कार्टिलेज अगर जबरली या डॉर्सली भी अगर कंप्लीट हो गया, इट विल गिव राइज टू अ कंडीशन व्हिच इज नोन एज एस्फिक्सिया। सांस लेने में, बाहर जाने में दिक्कत हो जाएगा। सो हर कोई एनाटॉमिकली प्रेजेंट कोई अगर स्ट्रक्चर है तो उसके पीछे एक रेफरेंस होगा, क्लियर बात है। और ये सी शेप कार्टिलेज कितना है टोटल नंबर बताओ? 9। टोटल नंबर ऑफ सी शेप कार्टिलेज हाउ मेनी? 9। कैसे 9 का काउंट कराओ सर? 9 का काउंट कराओ, कराएंगे। इसमें सॉरी 3 पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। उसका नाम भी हम बताएंगे, प्रोबेबली नॉट इन दिस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में उसका ओरिएंटेशन भी दिखाएंगे। फ्रंट व्यू, बैक व्यू, सैजिटल व्यू, तीनों व्यू दिखाएंगे उसका कैसा होता है। ध्यान से समझ लेना, तब उसको समझ में यह आएगा कि क्यों 3 को आप बोल रहे हैं कि सर ये पेयर्ड है, दिखाओ पेयर्ड कैसा होता है। सब दिमाग में आ सकता है किसी को, तो वो भी दिखा दो, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो क्या बोले हम, जैसे ट्रैकिया के अंदर एयर इन हो गया, अब देखो ये ट्रैकिया बाइफर्केट किया है, डिवाइड किया है, एंड इट डिवाइड्स टू बिकम व्हाट? इट डिवाइड्स टू बिकम द ब्रोंकाई। फिर से क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन बोलो दादा, ब्रोंकाई कौन सा लेवल से डिवाइड करता है? ट्रैकिया से कहां से, कौन सा जगह से? रेफरेंस पॉइंट क्या है? सो इफ आई कंसीडर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको अगर हम लोग सर्विकल वर्टिब्रल बोल, सर्विकल वर्टिब्रल कितना होता है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद क्या शुरू होता है? थोरेसिक वर्टिब्रा। तो थोरेसिक वर्टिब्रा में अगर हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5, ये अगर 5 नंबर पोजीशन है, T5, यहां से ये ट्रैकिया सामने से डिवाइड कर जाता है। तो सर आप रेफरेंस पॉइंट दे रहे हो डॉर्सली? यस, डॉर्सली रेफरेंस दिया जाता है। कहां से डिवाइड कर रहा है? थोरेसिक जो वर्टिब्रा है उसका 5 नंबर वर्टिब्रा से वो डिवाइड कर रहा है टू बिकम द ब्रोंकियाई। So we are giving the division of the trachea to become the bronchi with reference to our dorsal view. This is the dorsal view. पीछे से हम लोग देख के बोल रहे हैं कि अब हम पूरा ढांचा खोल दिया है, अब आपको कहां से मिला? तो देखो पीछे से ना T5 दिख रहा है और सामने से दिख रहा है कि सर ट्रकिया है, देखो बाइफर्केट कर गया। तो पीछे ये थोरेसिक वर्टिब्रा का 5 है और सामने ट्रकिया है, फिर थोरेसिक वर्टिब्रा से टप करके ये 2 बाइफर्केट कर गया टू बिकम व्हाट? टू बिकम द ब्रोंकिया। आप खुद सोचो, किसी जगह से कुछ चीज अगर निकले, ट्रैकिया से ऐसा ब्रोंकिया निकल रहा है, टप टप 2 साइड लंग्स के अंदर घुसना है, लेफ्ट हैंड से राइट लंग में घुसना, सीधा वाला। तो जैसे कोई चीज किसी जगह से निकलेगा, वहां पे एक छोटा सा डिप्रेशन होंगे,
तो अगर ट्रैकिया डिवाइड कर रहा है ब्रोंकियाई में, तो जरूर ट्रैकिया में जहां से डिवाइड किया वहां पे छोटा छोटा डिप्रेशन होंगे। उस डिप्रेशन का नाम क्या है? उस डिप्रेशन का नाम क्या है जहां से ट्रैकिया डिवाइड होकर ब्रोंकिया बन गया? उसको बोलते हैं हम लोग कैरिना। कैरिना, करीना कपूर मत सोचियो भाई, इसको करीना। Slight inward depression in the trachea from where it divides to become bronchia. Isn't clear? Yeah. तो कहां का एयर है? ट्रैकिया से आ गया भैया कहां पे? ब्रोंकाई। सो दिस इज अ ब्रोंकाई, हम लोग जैसे ही बोले थे ये दिस इज अ ब्रोंकाई, सॉरी यहाँ पे ये ब्रोंकाई होगा एंड एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज द ब्रोंकाई। एंड ऊपर वाला जो छोटा सा डिप्रेशन है वो क्या बोलते हैं? करीना, दैट स्मॉल इनवर्ड डिप्रेशन इन द ट्रैकिया फ्रॉम वेयर इट डिवाइड्स टू बिकम द ब्रोंकिया। और कहां से डिवाइड कर रहा है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से डिवाइड कर रहा है। क्लियर? ओके। अब देखो ये ब्रोंका है, हम लोग ऐसा करके खड़े हो जाए तो मेरा राइट साइड कौन सा है? दिस वन। मेरा लेफ्ट साइड कौन सा है? दिस वन। तो लंग्स भी मेरा राइट साइड में होंगे और मेरा लेफ्ट साइड में भी होंगे। सो दिस बिकम्स द राइट लंग, दिस बिकम्स द लेफ्ट लंग। अब ध्यान से अगर देखोगे राइट लंग में, अगर ध्यान से देखो, ये देखो राइट लंग में दो फिशर्स हैं। फिशर्स का मतलब डिविजनल पार्ट्स होते हैं। और यहां पे लेफ्ट लंग में देखो एक फिशर है। राइट लंग में जो दो फिशर है उसका नाम क्या है? राइट लंग में जो दो फिशर है, पहला वाला ये जो फिशर है, एक को बोलते हैं क्या? ऑब्लिक फिशर, और दूसरे को बोलते हैं ट्रांसवर्स फिशर। क्या बोलते हैं गुरु? ट्रांसवर्स फिशर। अब ये दो फिशर के चलते राइट लंग का कितना लंग हो गया बाबा? देखो 1 2 3। सर लोग का नाम होंगे बताओ ना बता दे। एकदम टॉप मोस्ट जो राइट लंग का लोब होगा दिख रहा है, इसको बोलते सुपेरियर लोब। क्या बोले हैं? या सुपेरियर लोब। मीडियल वाला लोब को बोलते हैं क्या? इंटरमीडिएट लोब या मीडियम लोब। और एकदम नीचे वाला जो लोब दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या? इंफेरियर लोब। On the contrary, when we talk about the left lung, इसमें सिर्फ एक ही फिशर होते हैं, सिर्फ इसमें लेफ्ट लंग में ऑब्लिक फिशर होते हैं। कौन सा फिशर? ऑब्लिक फिशर। तो एक फिशर होंगे तो लोब कितने होंगे? 2। दिस वन इज 1, दिस वन इज 2। सर ये दो लोब्स का नाम है। हाँ होंगे। क्या क्या होगा? सुपेरियर लोब एंड इंफेरियर लोब। लेफ्ट लंग में कोई इंटरमीडिएट या फिर मीडियल लोब नहीं होते हैं, just because of the absence of one more fissure which is called as the transverse fissure. लेफ्ट लंग में ट्रांसवर्स फिशर नहीं होते, सिर्फ ऑब्लिक फिशर होते हैं। Is it clear or not? Good. चलो अब ब्रोंकाई घुस गया है, और ब्रोंकाई घुसने के बाद ये डिवाइड करते हैं, कीप्स ऑन डिवाइडिंग। ये आगे जब लेक्चर आगे चलेगा ना तो तुम देखोगे कि कितना इंटीरियर में हम लोग घुस गए हैं। ये ब्रोंकाई जैसे डिवाइड करते हैं, इट divides to become what? It divides to become the bronchioles. It divides to become what? It divides to become bronchioles. अब हर एक bronchioles के साथ देखो यहाँ पे छोटा छोटा air sacs है. These are the small air sacs. You can see over here. These are the small air sacs which are called as alveoli. Alveoli. Alright. तो अगर हम लोग एल्वियोलाई का नंबर भी काउंट करेंगे, उसके साथ रिलेट करेंगे स्किन का टोटल अप्रोक्सीमेट क्या रेफरेंस है वो भी देखेंगे। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड? व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड? ध्यान से समझना। पहले से बोलते हैं बढ़िया से एकदम पूरा रिवाइंड हो जाएगा। देखना एक्सटर्नल लेयर से एयर इन किया कहां पे? नेजल कैविटी या फिर नेजल चेंबर में, एंड इट हिट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेजल चेंबर और द नेजल कैविटी, दैट इज कॉल्ड द वेस्टिबुलर पार्ट। इसमें ये फर्स्ट सेगमेंट यही होगा नेजल चेंबर के, टू फिल्टर द एयर। नेक्स्ट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नेजल चेंबर, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी पार्ट। थर्ड इसको बोलते हैं हम ऑल्फैक्टरी पार्ट। इसमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, सूंघने में, डिटेक्शन करने में ये हेल्प करता है, स्मेल डिटेक्शन करने में। फिर कहां पे है? फेरिंक्स। फेरिंक्स का फर्स्ट पार्ट को क्या बोलेंगे? नेजोफेरिंक्स। फिर वो नेजोफेरिंक्स से एयर कहां पे आया? देखो बकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी के अंदर आने के तुरंत बाद कहां पे हिट कर सकता है? ओरोफेरिंक्स, व्हिच इज टुवर्ड्स द माउथ।
और दूसरा होगा लैरिंगोफैरिंक्स विच इज अराउंड द विसिनिटी ऑफ द लैरिंग्स। अब वहां से ग्लॉटिस के अंदर वो एयर इन करेगा टुवर्ड्स द ट्रैकिया। यहां पे एक रेफरेंस पॉइंट में बोला था, जब भी एयर इस ट्रैकिया के अंदर जा रहा है उसमें एक बहुत ही सुंदर मैकेनिज्म होता है। जैसे हम लोग जानते हैं ये अगर ट्रैकिया है, इसके पीछे है कौन, इसोफेगस। और अगर हम लोग खाना खा रहे हैं इन अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड बाय द नेम एज डिग्लूटिशन या फिर सॉल्विंग नॉर्मल टर्म्स में, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई भी खाना ये ट्रैकिया के अंदर नहीं घुसता। इसका रीजन क्या है, एपिग्लॉट इज द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से वो बंद हो जाता है। ये सब बोलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है। ब्रेन स्टेम में या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक इंपल्स जनरेट होता है जो तीन क्रेनियल नर्व्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन क्रेनियल नर्व्स को ऑर्डर देते हैं कि भैया तुम एक्टिव हो जाओ, तुम एक्टिव हो जाओ। और सबको दिमाग में कौन कौन सा तीन क्रेनियल नर्व्स है, ट्राइजेमिनल, हाइपोग्लॉसल, वेगस। काम खत्म, जैसे गया बंद। खाना खाओ, खाना अंदर नहीं जाएगा, नॉर्मली ये होना चाहिए। अगर वो खाना घुस गया ना ट्रैकिया में, तो उसमें भी एक कंडीशन हो जाएगा, पैथोलॉजिकल कंडीशन, जिसको बोलेंगे एस्पिरेशन। ठीक है, इधर तक क्लियर। अब ट्रैकिया का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें देखते हैं ये कार्टिलेज, रिंग लाइक कार्टिलेज है, जो सी शेप में है, विच इज वेंट्रली कंप्लीट, डॉर्सली इनकम्प्लीट। क्यों बोल रहे हैं ये वेंट्रली कंप्लीट एंड डॉर्सली इनकम्प्लीट? बिकॉज यस, यू हैव गेस्ड इट एब्सोल्युटली राइट। ट्रैकिया के पीछे इसोफेगस है, तो वो चिपका हुआ है। तो तुम कैसे करते हो, तो मैं किसी को चिपक नहीं सकता पाउंड करके, और तुम कोई भी कोशिश कर लो दोनों के बीच कुछ नहीं घुसा पाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट जगह रहेगा। इसीलिए डॉर्सली ये इनकम्प्लीट रिंग है और वेंट्रली कंप्लीट है। टोटल 9 कार्टिलेजिनस रिंग रहता है इसमें, जिसमें 3 क्या होते हैं बताओ, जिसमें 3 होते हैं पेयर और 3 होते हैं अनपेयर। तो 3 दूना 6 पेयर प्लस 3 अनपेयर, 6 प्लस 3 9। इसमें क्या होता है, नाम ये हम लोग आगे जानेंगे, कोई टेंशन मतलब बिंदास रहो। अब देखो ये ट्रैकिया जब नीचे की तरफ डिसेंड डाउन कर रहा है, बाइफर्केट कर रहा है लंग्स के अंदर घुसने के लिए। जब कोई चीज बाइफर्केट करता है, क्या बोला कि वहां पे डिप्रेशन हो जाता है। तो ट्रैकिया जहां से डिवाइड कर रहा है ब्रोंकाई बनने के लिए, वो स्लाइड इनवर्ड डिप्रेशन को हम लोग बोलेंगे क्या, करीना, CARINA, करीना कपूर नहीं, ठीक है, हो गया है। अभी इसको समझो, कैरीना लड़कों को बोल रहा हूं, ठीक है, CARINA, क्लियर, गुड। तो चलो, जब ये ब्रोंकाई अंदर की तरफ घुसा, किसी का दिमाग में रेफरेंस पॉइंट पूछे कि सर हमको बताओ ब्रोंकाई कौन सा पोजीशन से डिवाइड करते हैं। देखो लंग्स का सामने की तरफ वेंट्रो, राइट, और ये वर्टिब्रल कॉलम पे डॉर्सल। So we are taking the reference point of dorsal vertebral column, that is T5, thoracic vertebral column का 5 नंबर जो चेंबर होते हैं वहां से वो डिवाइड कर रहे हैं, सामने की तरफ से हम लोग वही देख पा रहे हैं। T5 लेते से from the thoracic vertebra it divides and it goes inside the lungs। अब लंग्स में जाके वो फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएंगे, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के इनमें छोटा छोटा एयर सैक्स या फिर एयर पॉकेट्स भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो वहां तक एयर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे लेफ्ट लंग राइट लंग का कंपैरिजन किए हो, क्या है, राइट लंग में हम लोग देख रहे हैं 3 चेंबर, 1 2 3। uppermost chamber is called as the superior lobe, middle one is called the medial or the intermediate lobe, and the third one is called as the inferior lobe. Why? Because it has got 2 fissures, 2 divisional points, where we call it as one as oblique fissure and another is the transverse fissure. But on the contrary, when we talk about the left lung, here comes the twist. Here comes the twist. Left lung में 2 chambers होते हैं. क्यों? Because इसमें transverse fissures होते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ oblique fissures होते हैं. And ये upper chamber का उसका नाम हो जाएगा क्या? Superior. और एकदम lower chamber हो जाएगा inferior lobe. Is it clear or not? From this point of time और जो भी हम बताए हैं, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ. नहीं ना? Okay. एकदम नीचे देखो, यहाँ पे एक डोम शेप स्ट्रक्चर बना है. इस डोम शेप स्ट्रक्चर का नाम क्या है गुरु? इस डोम शेप स्ट्रक्चर का नाम है डायफ्रागम. अब देखो, ये डायफ्रागम को और एक नाम से हम लोग जानते हैं, इसको फ्रेनिक मसल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं गुरु?
फ्रेनिक मसल भी बोलते हैं. Why should we call it as a phrenic muscle? It's very important. ये हम सब इसको भी समझना पड़ेगा. फिर से मैं पीछे मुड़ता हूँ. ये मेरा अगर सर्विकल वर्टिब्रा है, अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. ये मेरा अगर सर्विकल वर्टिब्रा है, तो यहां से C3, C4, C5 फ्रेनिक नर्व ओरिजिनेट करेंगे और डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे ये डायफ्राम को, विच विल इनिशिएट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. उसी सिग्नल या उसी स्टिमुलस से इनिशिएट करते हुए जैसे हम लोग इंस्पायर करेंगे ना, ये डायफ्राम बिकम्स फ्लैट. जैसे एक्सपायर करेंगे द डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड अगेन. दिस स्टिमुलस to during inspiration and expiration to tell diaphragm you kindly contract, to tell the diaphragm you kindly relax, comes from phrenic nerves originating from three cervical vertebra or cervical what do you call that, nerves. What are those nerves? C3, C4, C5. Is it clear or not? Good. अब देखो यहाँ पे सर ये तो ठीक है, बढ़िया हुआ, बट ये बंदा कौन है रैबिट जैसा? ये भैया कोई नहीं है कि इसको हार्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हार्ड. वी कॉल दिस एज लीड हार्ड. अब हार्ड को देखो, हम लोग हमेशा बोलते हैं हार्ड इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. स्लाइटली टिल्टेड, वी डोंट से कि हार्ड इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेटमेंट में अगर हार्ड इज वेयर इज द व्हाट इज द लोकेशन, इट इज नो, इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. अब जैसे लेफ्ट में वो हार्ट थोड़ा टिल्टेड होगा ऐसा करके, तो वो लंग्स के ऊपर, कौन सा लंग? लेफ्ट लंग में. लेफ्ट लंग में थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वहां पे एक छोटा सा नॉच बनाता है. एंड दिस नॉच इज क्रिएटेड बाय हुम? बाय द हार्ट ऑन द लेफ्ट लंग. एंड दिस नॉच इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच. This notch is called as cardiac notch. ऐसा नॉच राइट लंग में नहीं होते. और होगा भी कैसे? हम लोग का हार्ट क्या नहीं की तरफ मुड़ा हुआ है? नहीं है ना. सिंपल. तो नॉच अगर बनना है सिंपल, समझो सब. मैं खुद को एग्जाम्पल ले लेता हूँ भाई, कोई टेंशन मत लो. मेरे सामने कोई है, मेरे पीछे भी कोई है, मैं ऐसा है. अब मैं बोलूँगा मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, तो अगर कोई डिप्रेशन क्रिएट होगा तो लेफ्ट में ना होगा. तो कार्डियक नॉच किधर हो गया है? लेफ्ट लंग में. और राइट लंग में मुझसे भी सटो नहीं समझेंगे भाई, हम तो इधर ही ऐसे करते रहना. ठीक है राइट. तो लेफ्ट लंग कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कार्डियक नॉच. राइट लंग डू नॉट कंटेन्स कार्डियक नॉच. सर ये स्पेस क्या बनाए हो? दिस इज द लोकेशन ऑफ द हार्ट इन बिटवीन द टू लंग्स. दो लंग्स के बीच हार्ट है. इस जगह का नाम क्या है बोलो? इस जगह का नाम है मीडियस्टिनम. This place is called as mediastinum. The location of the heart in between the two lungs. ये हो गया बेसिक रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमंस. और ये देखो, ये जो पूरा लंग्स को घेर के रखा है, these are what are these called? These are the ribs. These are the ribs. तुम्हारे एनसीईआरटी में डायग्राम में ये रिब्स का दिया है. एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, मैं वो बोल देता हूँ. क्या मिसिंग? जो तुम्हारा एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया है, बोला गया था प्लूरल मेम्ब्रेन. प्लूरल मेम्ब्रेन बोला. अब प्लूरेसी इज अ वर्ड जो एसोसिएट होगा ना, इट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद लंग्स. ये याद रखो. न्यूमो, प्लूरो, पल्मोनोलॉजी, ये सब लंग्स से रिलेटेड. तो प्लूरा वर्ड इट इज रिलेटेड विद द लंग्स. एंड मेम्ब्रेन मतलब लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होते हैं, लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होते हैं, मैं इसीलिए वो चीज यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया. द रीजन इज लंग्स का ये हर एक चीज का अलग अलग डायग्राम बना के हम लोग समझाएंगे. कौन कौन सा टिश्यूज होते हैं, कौन कौन सा सेल्स होते हैं, अलग अलग चीज करके बताएंगे. बट हम प्यूरा यहाँ पे नहीं लिखा है, प्लूरल मेम्ब्रेन इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट एक्सप्लेन करना है. वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच एक नेगेटिव प्रेशर एग्जिस्ट करता है. क्यों करता है, किस वजह से ये जरूरत है, और वो क्यों सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करता है.
सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब अगर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो वहां पे 758 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर मेंटेन होंगे. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे. कि यहाँ पे सी शेप कार्टिलेज कैसा होगा? सी शेप कार्टिलेज 9, टोटल नंबर ऑफ सी शेप कार्टिलेज 9 होता है. वेंट्रली ये कंप्लीट होता है, डॉर्सली ये इनकम्प्लीट होता है. अब जब ये क्यों होता है ये भी मैं बताया था कि अगर पूरा डॉर्सली भी ये कंप्लीट हो जाए तो एस्फिक्सिएशन हो जाएगा, सांस लेने में देने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इसीलिए ये डॉर्सली इनकम्प्लीट रहना बहुत जरूरी है. क्यों है? क्योंकि इसके पीछे इसोफेगस है, चिपटा हुआ है, तो डॉर्सली कंप्लीट ये हो नहीं सकता है. किसी का गला दबोच दोगे ना तब हो जाएगा, मर जाएगा इंसान. एनीवेज, तो डॉर्सली भी कंप्लीट हो जाएगा. एनीवेज, तब क्या होगा? ये ट्रैकिया डिवाइड करता है ऑन द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा. जब भी वो डिवाइड कर रहा है टू बिकम द ब्रोंकाई, एक स्लाइट इनवर्ट डिप्रेशन ट्रैकिया में हो जाता है. उसको क्या बोलते हैं? कैरिना. और कैरिना का बोल नहीं, फिर से बोल रहा हूं. और ये ब्रोंकाई कहां पे चला जाएगा? लंग्स के अंदर. ये ब्रोंकाई फिर से डिवाइड एंड रीडिवाइड करेंगे टू बिकम द ब्रोंकियोल्स. और ब्रोंकियोल्स में रहता है क्या? छोटा छोटा एल्वियोलर पॉकेट्स या एल्वियोलर सैक या एयर पॉकेट्स भी बोल सकते हैं. तो इधर तक आ जाएगा तुम्हारा क्या? टोटल एयर का पैसेज. दूसरा चीज बताए थे रिगार्डिंग योर राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग. राइट लंग में क्या था? दो फिशर्स थे, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स. इसी वजह से इसमें 3 लोब्स हो गए. एकदम टॉप मोस्ट सुपेरियर, मिडिल वाला इंटरमीडिएट एंड द एब्सोल्यूट लोअर वाला को क्या बोलेंगे गुरु? इसको बोलेंगे इंफीरियर. नेक्स्ट हम लोग बोले थे कि लेफ्ट लंग में क्या होगा? लेफ्ट लंग में फिर से 2 लोब्स होंगे. टॉप मोस्ट का बोलेंगे क्या? सुपेरियर लोब. मिडिल एकदम लास्ट वाला को क्या बोलेंगे? इंफीरियर लोब. और इसमें सिर्फ एक ही फिशर होते हैं, ऑब्लिक फिशर. इसमें ट्रांसवर्स फिशर्स नहीं होते हैं. हार्ट स्लाइटली tilted towards the left lung. So जैसे लेफ्ट लंग में चिपक जाएगा वहां पे एक नॉच क्रिएट करेगा. उस नॉच का नाम क्या है? कार्डियक नॉच. ये लेफ्ट राइट की तरफ टिल्टेड नहीं है बट दोनों लंग्स के बीच में है. और वो बीच वाला स्थान का क्या नाम है? मीडियस्टेनम. नीचे को जो दिखाया हूं इसको बोलते हैं हम लोग क्या? डायफ्राम. सो दिस डायफ्राम इज आल्सो कॉल्ड एज क्या? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फ्रेनिक मसल भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? द रीजन बिहाइंड to call it as the phrenic muscle is बोलो, क्योंकि हम लोग का सर्विकल जो वर्टिब्रा है C3, C4, C5, C3, C4, C5, यहां से फ्रेनिक नर्व आके इसको रेगुलेट करते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. ये फ्रेनिक नर्व के चलते ही इसको बोला जाता है, डायफ्राम को बोला जाता है क्या? फ्रेनिक मसल. It will initiate the contraction and the expansion of the diaphragm. So this is what is present in the respiratory system in humans. Again मैं बोलता हूँ कि प्लूरल मेम्ब्रेन के बात में नहीं बोला हूँ, वो अलग डायग्राम में हम लोग को समझना है क्यों वहाँ पे सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन होता है, कैसे होता है. ये रिलेटेड हम कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. Hopefully you have liked it. You can take the screenshot of the things over here and keep grinding, keep working hard and हमेशा ये याद रखना कि रिजल्ट्स तुम ही लोग करोगे. एक टीचर से एक सब्जेक्ट पढ़ा के शायद चला जाएगा, तो रिजल्ट्स तुम ही लोग का है, हम लोग का नहीं है. हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं, दैट्स इट. फेलियर अगर करोगे सामने से आके बोलना पड़ेगा कि द फेलियर बिलोंग्स टू मी, सक्सेस बिलोंग्स टू यू. यह दिमाग में रखना. और आगे भी बहुत बातचीत किया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. आगे बहुत सारे क्लासेस वीडियोस तुम लोग को मिलता रहेगा, तो स्टे ट्यून एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू.